खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव में प्रधान के सभी पदों के परिणाम जारी कर दिए गए हैं, जबकि जिला पंचायत के पदों की मतगणना आज शाम तक पूरी होने की संभावना जताई जा रही है। पंचायत चुनाव में भाजपा कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों में कांटे की टक्कर दिख रही है। निर्दलीय बागियों ने अपना दमखम दिखाते हुए पूरे नजर आए हैं। प्रधान के सभी 6,119 पदों के नतीजे पहले ही दिन देर शाम जारी कर दिए गए थे। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस बार प्रधान के 7,499 सदस्य क्षेत्र पंचायत के 2,974 सदस्य जिला पंचायत के 358 और सदस्य ग्राम पंचायत के 55,587 पदों को मिलाकर कुल मिलाकर 66,418 पदों के लिए चुनाव की अधिसूचना जारी की थी। इनमें से 22,429 प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो गए थे। 32,907 पद रिक्त रह गए थे। 11,082 पदों के लिए 2 चरणों में मतगणना कराई गई थी। इनके सापेक्ष 32,580 मैदान में थे। पहली बार आयोग ने वेबसाइट पर पंचायत चुनाव के नतीजे भी जारी किए। इसमें सभी प्रत्याशियों के नाम, उनके प्राप्त मत, खारिज मतों की जानकारी भी दी गई। तो उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को लेकर अगर बात की जाए तो प्रधान के सभी पदों के परिणाम जारी कर दिए गए हैं। कुलदीप राणा हमारे संवाददाता उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप, इस वक्त जो मतगणना जारी है जिला पंचायत के पदों के लिए, उसका क्या कुछ अपडेट है? अभी कहां तक वो पहुंची? देखिए रूपाली, उत्तराखंड में 12 जिलों में पंचायत चुनाव को लेकर के जो मतगणना कल शुरू हुई थी 31 जुलाई को, वो लगभग अपनी पूर्णता की ओर अग्रसर है। और इसमें जगहों पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व उभर करके आया है। अभी वर्तमान स्थिति ये है कि लगभग 9,688 परिणाम आ चुके हैं, जिसमें जिला पंचायत के 358 पदों में से 218 के, क्षेत्र पंचायत के 2,974 पदों में से 2,530 के और ग्राम प्रधानों के 7,499 पदों में से 6,940 पदों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं। मतगणना अभी जारी है। ये इस बार एक जो पंचायत का चुनाव रहा, ये सत्ताधारी दल और विपक्षी दल दोनों के लिए आईना दिखाने वाला साबित हुआ है, क्योंकि जिस प्रकार से परिणाम निकल करके आए हैं उत्तराखंड के ग्रामीण परिक्षेत्रों में, उसने दोनों राजनीतिक दलों की जमीनी हकीकत को का आईना दिखा दिया है अपने राजनीतिक दलों को। क्योंकि दोनों राजनीतिक दल इस मुकाबले में थे कि पंचायत चुनाव में वो शायद बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे, लेकिन जनता ने बड़े राजनीतिक दलों के समर्थित प्रत्याशियों को नकारते हुए निर्दलियों की तरफ ज्यादा उनका रुझान रहा है। उत्तराखंड में अगर हम देखें तो देहरादून में भाजपा से ज्यादा कांग्रेस में बढ़त रही है। बद्रीनाथ सीट में चमोली जिले के दिग्गज माने जाने वाले राजेंद्र भंडारी की पत्नी, जो पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रही हैं रजनी भंडारी, वो चुनाव हार गई हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो पंचायत चुनाव हुए जिसमें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की आपसी टक्कर देखने को मिली, कांटे की टक्कर थी, लेकिन जो ये जिला पंचायत के है इसमें जो निर्दलीय उम्मीदवार है वो कहीं ना कहीं किंग मेकर साबित हो सकते हैं। देखिए बिल्कुल, हम तो ये सोच के चले थे कि दो बड़े राजनीतिक दल हैं, दोनों का अपना राजनीतिक वर्चस्व होता है, एक अपना राजनीतिक उनका मैकेनिज्म हुआ, उनकी रणनीति है, बूथ लेवल तक कार्यकर्ताओं का एक संगठन होता है ना। लेकिन इस बार के चुनाव में जो चीज देखने को मिली है, उसने कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव के लिए भी एक तरीके से काफी कुछ परिदृश्य क्लियर कर दिया है। क्योंकि भाजपा अभी तक ये मान के चली थी कि वो नरेंद्र मोदी को लेकर के, जिस प्रकार से जनता में एक जो नरेंद्र मोदी को लेकर के एक भाव है, उनको लेकर के आपने देखा होगा विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, उत्तराखंड ने 5 सीटें दी हैं, राज्य में प्रचंड बहुमत दिया है। ठीक, लेकिन जब हम पंचायत चुनाव की बात आते हैं, पंचायत चुनाव ग्रामीण स्तर का, जमीनी स्तर का चुनाव है। यहाँ आपको अपनी वास्तविकता से आप वाकिफ होते हैं कि लोग वास्तव में आप चाहते क्या हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि दोनों राजनीतिक दलों को लेकर के जनता ने इस बार मन कुछ अलग बनाया है, क्योंकि उन्होंने ये देखा कि सिर्फ बातें करने वाले लोग उन्हें नहीं चाहिए, जो ग्रामीण जमीनी स्तर पर काम करने वाले लोग हैं वो चाहिए। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि जो प्रतिनिधि जीत करके आए हैं, निर्दलीय प्रतिनिधि जीत करके आए हैं, क्योंकि एक रुझान ये भी रहता है, अक्सर देखने में आया है कि निर्दलीय प्रत्याशी हमेशा
सत्ताधारी दल की तरफ उनका झुकाव रहता है। कारण ये भी है कि बहुत सारी चीजें हैं, योजनाओं का लाभ मिलता है, क्षेत्र में विकास योजनाएं हैं, कार्यक्रम है, क्रियान्वयन है उनका, ठीक है ना। तो ये जी ये ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो आने वाले समय में पता बिल्कुल, चलेगा। लेकिन लेकिन कांग्रेस के कई उम्मीदवारों ने भारतीय जनता पार्टी को पंचायत स्तर पर तो शिकस्त दी ही है। अब क्या माने कि इसके चलते राजनीतिक जो तस्वीर है वो उत्तराखंड में बदल सकती है कहीं ना कहीं? देखिए वाली अभी उत्तराखंड में इस तरह की बातें कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगी। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि राजनीतिक दलों को अब ये जरूर पता लग गया है, क्योंकि हमने देखा था रूपाली अभी जी जब 2024 में लोकसभा चुनाव हुए थे, तो इससे पहले के चुनावों में भाजपा के कार्यकर्ता जिस प्रकार से बूथ लेवल पर एक्टिव होते थे, वोटर्स के घर घर जाकर के, चाहे बूथ स्लिप उनकी नेम स्लिप देने की बात हो या चीजों को लेकर के प्रचार करने की बात हो, लेकिन हमने इस बार देखा कि लोगों में कार्यकर्ताओं में थोड़ा उदासीनता का भाव था। ये उदासीनता क्यों निकल करके आई चुनाव के दौरान? क्या संगठन और सरकार के बीच में या मंत्रियों के बीच में, विधायकों के बीच में कार्यकर्ताओं को लेकर के तालमेल का अभाव है, या कहीं ना कहीं उनकी क्षेत्र उनकी बात नहीं सुनी जा रही है? ऐसी बहुत सारी चीजें भी निकल करके आ रही थी। तो ये अब चीजें, क्योंकि इस बार का जो चुनाव था ये ग्रामीण स्तर का चुनाव था, ग्राउंड लेवल का चुनाव था, तो इस चुनाव ने स्थितियों को बहुत स्पष्ट कर दिया है। ठीक और है। अब दोबारा से इन दोनों राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को आने वाले चुनाव, भविष्य के चुनाव के लिए अपनी रणनीति को बदलना होगा और दोबारा से कार्यकर्ताओं को एक्टिव करके, उनकी बात सुन करके, समझ करके, उनकी नाराजगी अगर कुछ है तो उसको दूर करके ग्राउंड लेवल पर जाना होगा, तभी जाकर के कुछ परिणाम बदलेंगे। वरना अगर ये चीजें रही तो आने वाले समय में इसके नकारात्मक परिणाम दोनों राजनीतिक दलों को बिल्कुल, झेलना पड़ ये सकता तो है। राजनीतिक तौर पर बात रही। इस बार वेबसाइट पर सारे परिणाम अपलोड किए गए हैं, जारी किए गए हैं, ये डिफरेंट चीज है। इसके हवाले से बताइए कि क्या कुछ देखने को मिला, क्या कुछ अलग इस बार रहा इन मतगणना के बाद जो परिणाम जारी हुए? देखिए रूपाली, उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की जब गणना होती थी तो इसमें काफी समय लगता था। इस जी बार जिस तरह से तकनीक का प्रयोग करते हुए राज्य चुनाव आयोग ने उसका प्रयोग किया और चीजों को लेकर के ऑनलाइन सारी चीजों को व्यवस्थित किया, उससे प्रत्येक आदमी, क्योंकि आज प्रत्येक आदमी के हाथ में एंड्रॉइड फोन है, उसके पास इंटरनेट का एक्सेस है, वो सारी चीजों को अपने फोन में नजर रख सकता है। तो इससे ये लाभ हुआ कि लोगों को पता चल सका कि हाँ, कौन सी चीज का किस नंबर पे उनका प्रतिनिधि कितना आगे बढ़ रहा है, कौन आगे बढ़ा है, कौन घटा है। पत्रकारों की इसमें एक बड़ी भूमिका रही जी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफॉर्म करने में, पहुंचाने में अपने पाठकों तक। तो देख जो बिल्कुल आंकड़ों के कुलदीप, लेकिन माध्यम से यहाँ जो पर निकल एक और बात जो है वो इन चुनावों के दौरान सुनने को मिली। आरोप लगे कि मतगणना के वक्त धांधली हो रही है, कांग्रेस की तरफ से ये आरोप लगा। इसको लेकर क्या कुछ सरकार कहती हुई नजर आ रही? देखिए मतगणनाओं में धांधली होने का आरोप लगना कोई नई बात नहीं है। ऐसा अक्सर हमने देखा है, क्योंकि जब जहां कांटे की टक्कर होती है और जीत का अंतर बहुत कम होता है, तो ऐसे में ये संभावना ज्यादा बनती है कि जो रनर अप कैंडिडेट्स हैं वो दोबारा मतगणना की बात करते हैं, दोबारा काउंटिंग की बात करते हैं, ताकि क्योंकि उनके मन में कहीं ना कहीं रहता है कि मैं तो जीत सकता था, ठीक है। तो वो एक चीज रहती है और उसका असर ये होता है कि थोड़ा सा एग्रेशन उभर करके आता है। लेकिन चुनाव आयोग ने चीजों को बहुत तरीके से मैनेज किया है। ठीक है कुलदीप, बहुत बहुत धन्यवाद इस हवाले से जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर जिला पंचायत के पदों की मतगणना जारी है। आज देर शाम तक उत्तराखंड में इसके नतीजे आ जाएंगे। हालांकि अगर पंचायत चुनावों की बात की जाए तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में कांटे की टक्कर देखने को मिली है। तो देर शाम नतीजों का इंतजार करना होगा। आगे बढ़ेंगे जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में आवास विभाग की बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ईडब्ल्यूएस आवासों का लाभ जिन लोगों को दिया गया है उनका पुनः सत्यापन किया जाए। उन्होंने कहा कि ये सुनिश्चित किया जाए कि योजना का लाभ सिर्फ पात्र लोगों को ही मिले। गलत तरीके से योजना का लाभ लेने वाले और देने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आगे जो आवास आवंटन किए जाएं, ये सुनिश्चित किए जाएं कि केवल पात्र लोगों को ही मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के अंतर्गत विभिन्न शहरों के मास्टर प्लान के कार्यों में तेजी लाई जाए। मास्टर प्लान के साथ शहरों की धारण क्षमता का आकलन भी किया जाए। नगर क्षेत्रों में
जल संरक्षण के साथ ही वृक्षारोपण पर भी ध्यान दिया जाए। ये सुनिश्चित किया जाए कि शहरी क्षेत्रों में प्राधिकरणों द्वारा पारित नक्शों के अनुरूप ही निर्माण कार्य हो। बिल्डिंग और सोसाइटी निर्माण कार्यों में वाटर हार्वेस्टिंग और ग्रीनरी का भी विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण हटाने के लिए सख्ती से कार्य किए जाएं। आमजन की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए आवासों के नक्शे निर्धारित समयावधि में पास किए जाएं। मुख्यमंत्री ने राज्य के दोनों मंडलों में एक एक नए शहर विकसित किए जाने की दिशा में तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए हैं। वर्ष में हमने सभी विभागों को पहले से ही कहा हुआ है कि 4-4, 5-5 गेम चेंजर योजनाएं अपने विभाग की बनाएं। उन्हीं की मैं नियमित समीक्षा कर रहा हूं। आज भी पंचायती राज विभाग, खाद्य विभाग, इन सभी विभागों की आज यहाँ पर समीक्षा हुई है और हमारा प्रयास है कि रजत जयंती वर्ष में सभी विभाग बेस्ट प्रैक्टिस करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बागेश्वर में 1.5 साल के बच्चे की मौत के मामले में कुमाऊं कमिश्नर को जांच के आदेश दिए हैं। सीएम ने कहा कि जांच में लापरवाही पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि बागेश्वर में बच्चे की चिकित्सा सुविधा में लापरवाही से मौत का मामला दुर्भाग्यपूर्ण व पीड़ादायक है। अब तक प्राप्त सूचना में प्रथम दृश्य ऐसा प्रतीत होता है कि कतिपय स्तर पर अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपने कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही की है। संवेदनशील प्रकरण में संज्ञान में लेते हुए कुमाऊं कमिश्नर को तत्काल जांच के आदेश दिए हैं। इस मामले में यदि किसी भी स्तर पर लापरवाही या उदासीनता पाई जाती है तो दोषियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। देखिए, बहुत दुखद घटना है, दुर्भाग्यपूर्ण है और हमारे यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं को ठीक प्रकार से संचालित करना हमारा सर्वोच्च प्राथमिकता है। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी चुनौतियां भी हैं। लेकिन कोई भी अधिकारी, कर्मचारी, किसी भी विभाग का हो, अगर वो अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतता है, ढिलाई करता है, संवेदनहीनता करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई और उसका उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना सरकार का काम है। और हमने कहा है कि इस पर जांच हो और जो भी इसके लिए उत्तरदायी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, बहुत उत्तराखंड में अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना के तहत लाभार्थियों को सिलेंडर भरने के लिए धनराशि डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी। खाद्य विभाग इसके लिए व्यवस्था बनाएगा कि इस धनराशि का उपयोग लाभार्थी केवल सिलेंडर भरने के लिए ही कर सके। राज्य में 1,84,000 अंत्योदय कार्ड धारक परिवार इस योजना से जुड़े हैं। योजना का लाभ प्रदेश के लगभग 10 लाख लोग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में खाद्य विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि ये सुनिश्चित किया जाए कि इस योजना का लाभ अंत्योदय कार्ड धारकों को 100% मिले। मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। मुख्यमंत्री ने बैठक में निर्देश दिए हैं कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत सभी लाभार्थियों का डेटा अद्यतन किया जाएगा। वरिष्ठ नागरिकों एवं अन्य पात्र लोगों को बायोमेट्रिक कठिनाइयों के कारण राशन से वंचित रहना पड़ता था, अब वो ना रहे। ऐसे सभी मामलों में ऑफलाइन प्रामीकरण या वैकल्पिक प्रणाली से राशन वितरण सुनिश्चित किया जाए। खाद्यान्न भंडारण की वर्तमान क्षमता और गोदामों की भौतिक स्थिति की समीक्षा कर संरक्षित और सुरक्षित भंडारण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को प्रभावी रूप से लागू किया जाए ताकि किसी भी स्थान से राशन प्राप्त करने में कोई बाधा न हो। उत्तराखंड निकाय चुनाव की मतगणना को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मतगणना से पहले डबल लॉक में मतपेटियों को रखने की मांग की गई थी ताकि बेईमानी को रोका जा सके, लेकिन चुनाव आयोग ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। करण माहरा ने दावा किया है कि उन्होंने राज्यपाल से 3 दिनों तक लगातार समय मांगा, लेकिन उन्हें मिलने का समय नहीं दिया गया और बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने कहा कि जब हाईकोर्ट और अन्य जगहों से गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही थी, तब भी प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया।
करण मारा ने आरोप लगाया है कि दोपहर 2 बजे के बाद जानबूझकर काउंटिंग की रफ्तार धीमी कर दी गई और डोईवाला क्षेत्र में 2 कांग्रेस प्रत्याशियों की जीत के बावजूद उन्हें विजयी घोषित नहीं किया गया। उनको काउंटिंग से पहले डबल लॉक में रखा जाए ताकि कोई बेईमानी की आशंका ना हो, लेकिन उसमें भी इलेक्शन कमीशन ने कोई काम नहीं किया। आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले मैंने गवर्नर से लगातार 3 दिन तक टाइम मांगा, गवर्नर ने समय नहीं दिया, मुझे धरना करना पड़ा, मेरी गिरफ्तारी हुई, जो भी हुआ उसके बाद पुलिस उठा के ले गई। लेकिन गवर्नर ने इतने बड़े लोकतंत्र के त्यौहार में जब साफ स्पष्ट हो रहा हाईकोर्ट के निर्देशों से और अन्य चीज़ों से कि गड़बड़ होने की आशंका है, उसके बाद भी महामहिम गवर्नर साहब ने टाइम नहीं दिया तो और हमारे पास आ रहा था। आज मैं बड़ा खुश था, सुबह से सब जगहों से खबरें आ रही थी कि कांग्रेस से प्रत्याशी जीत रहे हैं, लेकिन अचानक 2 बजे के बाद काउंटिंग स्लो करी गई और उसके बाद पता चला बागेश्वर में और यहाँ डोईवाला में 2 लोगों के जो हैं जीतने के बाद भी उनको अनाउंस नहीं किया गया, उनको उनका सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। तो मुझे मजबूरी में देहरादून से यहाँ आना पड़ा है। मैं खुश हूँ कि अभी हम लोगों के आने के बाद प्रशासन को ये घोषित करना पड़ा। गदरपुर में ब्लॉक प्रमुख पद के लिए क्षेत्र पंचायत सदस्यों को अपने पक्ष में करने को लेकर 2 गुटों में झड़प हुई, जिसको लेकर पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए दोनों पक्षों को तितर-बितर किया। इस दौरान रुद्रपुर के विधायक शिव अरोड़ा ने कहा कि कांग्रेस की मनदीप कौर ब्लॉक प्रमुख पद की दावेदार जो बुकसोरा सीट से क्षेत्र पंचायत सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुई हैं। मनदीप कौर के भतीजे गगनदीप सिंह जबरदस्ती क्षेत्र पंचायत सदस्यों को अपनी गाड़ी में बैठा रहे थे, जिसको लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। इसके बाद दोनों गुटों में आपसी झड़प हुई। आपको बता दें कि जहां रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा और पूर्व जिला अध्यक्ष कुंदन सुखीजा ज्योति ग्रोवर को समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं गदरपुर विधायक अरविंद पांडे और कांग्रेस नेता राजेंद्र पाल सिंह को समर्थन कर रहे हैं। किसी भी अरविंद पांडे या शिव अरोड़ा का यहाँ कोई गुट नहीं। हाँ, इतनी घटनाक्रम जरूर है यहाँ पर। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पीड़ित ग्रोवर जिनकी पत्नी गिरधर नगर से ज्योति ग्रोवर चुनाव बीडीसी का लड़ रही, सहज रूप से अभी तक की चर्चा के अनुसार वो ब्लॉक कमेटी के भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में उनका नाम चल रहा है। वो मतगणना स्थल से, क्योंकि ज्योति ग्रोवर के पति है, मतगणना करता है, वो शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ से बाहर निकलते हुए नजर आए। जब शांतिपूर्ण तरीके से वो बाहर आए, बाहर इस क्षेत्र का सबसे बड़ा जो क्रिमिनल कांग्रेसी है, बिल्कुल जैसे कांग्रेस को अपराधियों को संरक्षण देने की एक मनोवृत्ति, गगन विर्क जो बुकसौरा से, वो गगन विर्क जिसके ऊपर हत्याओं के वक्त में जमीनों के कब्जे के मुकाम हथियार लेके यहाँ पर जानलेवा हमला करते हैं। बड़े शांतिपूर्ण तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव में हो नहीं सकते। राजनीतिक संरक्षण में ये के लिए हम दोनों एक है, जो जीतेगा बीजेपी का है। चर्चा का विषय बनाया कि जो ब्लॉक प्रमुख को लेके अरविंद पांडे का गुट अलग है, शिवराज का गुट नहीं, अलग है। देखिए यहाँ कोई गुट नहीं है। और देखो, हम किसी रिश्तेदारी बिरादरी के लिए काम नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए, और सब लोग जीतेंगे तो उनको शुभकामनाएं बधाई देने के लिए। जो जीतेगा वो भी हमारा है, जो हारेगा वो भी हमारा है। तो लोकतंत्र है, छोटा चुनाव है, इसके लिए कोई ऐसी गुटबाजी नहीं, कोई पार्टीबाजी नहीं, सभी का आपस। हमने कई बार अपील किया कि निष्पक्ष चुनाव होगा, लेकिन अंत में लाठी चार्ज करने का एडिक्ट को इसलिए बना। देखिए, चुनाव निष्पक्ष हुआ है, कोई उंगली नहीं उठा सकता। काउंटिंग भी अंदर बहुत ईमानदारी से चल रही है। कुछ लोग स्वार्थी लोग होते हैं जो चाहते हैं कि प्रभावित करना, लेकिन मैं प्रशासन का, शासन का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सब लोगों ने ईमानदारी से अब तक जो काउंटिंग हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने घोषणा की थी कि उत्तराखंड के अग्निवीरों को अब टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स में सीधा तैनाती दी जाएगी। वृहद बाघ संरक्षण के लक्ष्य को ऊंचाइयों तक पहुंचाने व अतिक्रमण, अवैध खनन, वन्य जीवों के साथ दुराचार, शिकार व तमाम तरह के अपराधों से निपटने के लिए अग्निवीरों के माध्यम से और अच्छे से कार्य किया जा सकता है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने भी मुख्यमंत्री की इस निर्णय की प्रशंसा करते हुए बताया था कि ये निर्णय जहां मानव जाति के लिए कारगर साबित होगा, वहीं बाघों के संरक्षण के लिए भी अहम भूमिका निभाएगा। हर जनपद में टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स गठित की जाएगी, जिसमें अग्निवीरों को वरीयता दी जाएगी व वन विभाग के अंतर्गत विशेष ट्रेनिंग भी दी जाएगी। देखिए, टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स जो है उसका निर्माण किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल उसके बारे में विस्तार से बोला भी है। और जो हमारे अग्निवीर जो हैं, जो रिटायर होकर के अग्निवीर जो आएंगे, उनको उसमें वरीयता दी जाएगी, उनकी तैनाती उसमें की जाएगी। और प्रत्येक जनपद के अंदर टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स जो है उसका
गठन किया जाएगा। उसमें तमाम जो आप देख रहे हैं जिस प्रकार से बाघ और मानव के बीच जिस प्रकार से संघर्ष है, उसको किस प्रकार से हम कम कर सकें और किस प्रकार से हम टाइगरों को भी संरक्षण कर सकें और मनुष्य को भी बचा सकें, मानव जाति को भी बचा सकें, इस पर ये महत्वपूर्ण फैसला जो है बहुत कारगर साबित होगा। क्योंकि उनको चाहे बाघ के बेहोश करने की चीज़ें हों या अन्य चीज़ें हों, इन सब चीज़ों को लेकर के भी उनकी ट्रेनिंग उसको देख से आने वाले समय में उस पर मलहम लगाने की कोशिश भाजपा कर रही है। आपने जो बच्चा हमारा ग्रामीण अंचलों का साल दर साल अथक प्रयास करता था, कभी दौड़ लगाते हुए दिखता था, कभी व्यायाम करते हुए दिखता था, क्योंकि वो माँ भारती को अपना पूरा जीवन समर्पित करना चाहता था। वो अपनी देश की रक्षा, देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम उसके अंदर इतना कूट कूट के भरा था। आप उत्तराखंड को देख लीजिए, सैन्य बाहुल्य हमारा प्रदेश कहा जाता है। इसके हर घर में या तो दामाद के रूप में, बेटे के रूप में या किसी भाई भतीजे के रूप में आपको एक सैनिक जरूर मिलेगा। तो ऐसे में वो सेना में भर्ती होने का जो सपना था, जीवन काल पूरा अपना समर्पित करने का जो सपना था, उसको पैरों तले रौंद दिया अग्निवीर योजना ने। अब उनको टाइगर फोर्स में लिया जाएगा, ये कहकर कहीं ना कहीं मलहम भाजपा जरूर लगा रही है। और मुझे भी लगता है कि 4 साल बाद जो अग्निवीर सोचता था कि अब मैं कहां जाऊं, उसके लिए भी एक रास्ता नया खुला है कि उसको टाइगर फोर्स में भर्ती मिलेगी। विकासखंड हल्द्वानी की ग्राम सभा के जिला पंचायत के मतगणना प्रारंभ होते ही खेड़ा ग्राम सभा से निर्दलीय प्रत्याशी लीला बिष्ट ने बीजेपी के प्रत्याशी को हराकर जीत हासिल की। वहीं लीला बिष्ट ने कहा कि जिस प्रकार से जनता का प्यार और आशीर्वाद मुझे मिल रहा है और उन्होंने क्या आशीर्वाद से मैं जिला पंचायत सदस्य जीती हूँ, मेरे द्वारा जो भी विकास कार्य किए गए हैं और मैंने जो वादे किए थे जनता से, उसको मैं हर हालत में पूरा करूंगी। हरिद्वार में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की समीक्षा बैठक ली। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि समस्त हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं का चिकित्सा अधीक्षकों के द्वारा फॉलोअप किया जाए। साथ ही सरकारी प्रसव केंद्रों में आशा कार्यकर्तियों के सहयोग से काउंसलिंग कर सरकारी चिकित्सा इकाइयों में प्रसव बढ़ाया जाए। उन्होंने जनपद में होने वाली समस्त मातृ मृत्यु और ऑडिट पत्रावली मुख्य चिकित्सा अधिकारी को अगली बैठक में समय पर प्रस्तुत करने के लिए कहा है। उन्होंने जिले के सभी चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अगस्त महीने में डेंगू के मरीजों की संख्या में हर बार इजाफा हो जाता है, इसलिए अभी से ही डेंगू की बीमारी की रोकथाम की तैयारी कर ली जाए। हरिद्वार नगर क्षेत्र अंतर्गत एवं हर की पौड़ी मनसा देवी अपर रोड पर किए गए अतिक्रमण का जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने संबंधित अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सड़क किनारे बनी नालियों के ऊपर लगी दुकानों को तत्काल हटाने का निर्देश नगर निगम एवं पुलिस को दिया गया। उन्होंने हर की पौड़ी क्षेत्र अंतर्गत स्कूटर पार्किंग और अवैध रूप से संचालित दुकानों को भी हटाने के लिए कहा। उन्होंने उपजिलाधिकारी को निर्देश दिए हैं कि जिन स्थानों पर अवैध तरीके से कब्जा किया गया है, उन स्थानों के भूमि अभिलेखों को जांच उचित कार्रवाई की जाए। उन्होंने हर की पौड़ी क्षेत्र अंतर्गत पार्क किए जा रहे 2 पहिया वाहनों के संबंध में संबंधित व्यापारियों के साथ बैठक करने के निर्देश पुलिस, नगर निगम और HRDA एवं उपजिलाधिकारी को दिए। मां मनसा देवी मंदिर के दर्शन करने जाने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के दृष्टिगत सुरक्षा बढ़ा दी गई। रुड़की में एक घिनौनी और शर्मनाक खबर सामने आई है, जहां धर्म और तालीम के नाम पर मासूम के साथ 4 महीने तक कुकर्म का खेल चलता रहा। आरोपी कोई और नहीं बल्कि उसी मदरसे में पढ़ने वाले 4 छात्र निकले। पीड़ित के पिता की तहरीर पर गगन नहर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल 2 नाबालिग आरोपियों को पकड़कर बाल सुधार गृह भेज दिया गया है, जबकि बाकी 2 की तलाश जारी है। चलिए, बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरें आगे भी जारी रहेंगी, आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।